Hello everyone, and once again welcome back to your own YouTube channel Success Sagar with Ravi. In today's video, once again, we are going to discuss close test and sentence rearrangement. And as you can see on the screen, we are going to discuss these topics and which have already been asked in this exam, CGL 2020 के जो एग्ज़ाम हुए हैं टीयर 1 के उसमें पूछे गए क्वेश्चंस है. तो ऑल दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है. बट बिफोर आई बिगिन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द ब्यूटीफुल बेल आइकन देयर सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स. आइए क्लास की शुरुआत करते हैं. ये देखें, ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट. हमारी शुरुआत इसी से होगी, तो एक बार आप पढ़ लें. मैं एक काम करता हूँ, साइड में आ जा रहा हूँ. साइड में आके पढ़ूंगा तो आपको पूरा मौका मिलेगा ना पढ़ने का. इसे देखिए, द वर्ड आर्कियोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड ग्रीक वर्ड वहाँ क्या दिया हुआ है, आर्केयोस, विच मीन्स एंशिएंट. एक बार पूरा इसे मैं रीड कर देना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम इस पर. सम आर्कियोलॉजिस्ट्स स्टडी लिविंग क्रीचर कल्चर्स. Most archaeologists concern blank with the distant past. People have dug monuments and collected artifacts for thousands of years. आगे, these people were not scholars. These people were not scholars but looters and grave robbers, looking to make money और blank के आगे आप देयर पर्सनल कलेक्शंस. ये हमारा एक इनकम्प्लीट पैसेज है जिसके 4-5 क्वेश्चंस हैं. इनमें से कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, ब्लैंक्स में से कुछ वर्ड्स को हटा दिए गए हैं और आपको पढ़ करके सबके ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे नीचे. क्वेश्चन के लिए 4-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 21, 22, 23, 24, 25 नाम से. तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना. एक मोटा मोटी मीनिंग तो आपको समझ में आई गई होगी इसकी. पहले मैं वही बता दे रहा हूँ आपको. जैसे कि एक शब्द की बात हो रही है. कौन सा शब्द है वो शब्द कौन सा है, जरा देख लेते हैं. वो है आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी वर्ड की बात हो रही है. ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से, बताया जा रहा है कहाँ से आया है. कम्स फ्रॉम मतलब इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, द ग्रीक वर्ड. जो ग्रीक वर्ड है क्या, आर्केयोस, इससे हुआ है. ठीक है, इस वर्ड से आर्कियोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति हुई है. हाँ देखिए, विच मीन्स, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है आपका, एंशिएंट. एंशिएंट मतलब मतलब कि वो प्राचीन. करने का मतलब ये है कि एक वर्ड है आपका ग्रीक का, आर्केयोस. उस वर्ड, वो वर्ड जो है ग्रीक का एक वर्ड है. उस वर्ड की मीनिंग होती है एंशिएंट और उस वर्ड से एक नए वर्ड की उत्पत्ति हुई है आर्कियोलॉजी. जिसमें लजी वर्ड है. लजी भी लॉगस से बना हुआ है. लॉगस भी एक ग्रीक या लैटिन का ही वर्ड है. इसका 2 मतलब होते हैं, या तो होती है स्टडी या फिर इसका मतलब होता है साइंस. आइए आगे देखते हैं इसमें. आगे है आपका एग्जाम्पल नंबर ब्लैंक 1 में है, सम आर्कियोलॉजिस्ट. यहाँ ये बोला गया कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, लिविंग कल्चर्स का. जो लिविंग कल्चर्स होते हैं, कॉमा है. यानी एक बात तो क्लियर है कि एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से डिस्टेंट पास्ट. मतलब डिस्टेंट पास्ट का मतलब होता है बहुत पुरानी बात, जो बहुत ही पुराने पास्ट की बात हो रही है उसकी बात हम करते हैं विद द. लेकिन जो कुछ मोस्ट ऑफ जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं कंसर्न विद द, यहाँ पे कुछ चाहिए हमें, विद द डिस्टेंट पास्ट. ठीक है, इसमें हमें भरना है. आइए चेक करने की कोशिश करते हैं क्या फाइनली हमको इसमें करना है. देखिए, इसमें करना ये है आपको कि जैसे कि ये 4 वर्ड दिए हैं, समझ लीजिए क्या है. ये जो येट लिखा हुआ है ये एडवर्ब भी है और कंजंक्शन, दोनों तरीके से काम आता है. जबकि जो ऑल्दो है ये सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन है. स्टिल को जनरली हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं और ये जो इवन है ये भी एक एडवर्ब है. इवन हम इम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं, एम्फेटिक एडवर्ब है. तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी हैव बीन गिवन 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड मोस्ट से लेकर के डिस्टेंट पास्ट तक, स्टेटमेंट 2. वी हैव बीन गिवन 2 स्टेटमेंट्स. अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए व्हाट डू वी नीड, वी नीड ए कनेक्टर एंड कनेक्टर्स आर नथिंग बट कंजंक्शंस. तो एडवर्ब तो हम यूज करेंगे नहीं अगर कंजंक्शन की ही बात है, तो ये हटाइए. ये एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है. अब मुद्दा ये फंस गया कि येट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए कंजंक्शन.
अगर वो कंजंक्शन की तरह से यूज हो तो वहाँ यूज्ड में आएगा कि नहीं, तो आंसर है नहीं आएगा। येट जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो वो बट का सेंस देता है, और वो कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आता, मतलब कि वो बाद में ही आता है। तो येट का यूज तो वैसे ही खत्म हो गया, बच गया ऑल्दो। ऑल्दो में क्या होता है, मैं जरा समझा दूं आपको। जो ऑल्दो है, जिसे हिंदी में आप लोग कहते हैं यद्यपि, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। यानी ऑल्दो के बाद एक स्टेटमेंट होगा और इस स्टेटमेंट के बाद भी एक स्टेटमेंट होगा। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो जो भी बातें यहाँ लिखी रहेंगी उसका उल्टा उधर दिया रहेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ऑल्दो ही चाहिए। आइए एक बार रख के चेक भी कर लेते हैं ऑल्दो को। ऑल्दो सम आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग कल्चर्स, कहने का मतलब यह है कि यद्यपि कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लिविंग कल्चर्स को स्टडी करते हैं, जबकि ज़्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कंसर्न होते हैं। तब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑल्दो लगा दूँ, ऑल्दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया। कंसर्न, कंसर्न के बाद देखिए चारों है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो लिखा है कि मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर वाले प्रोनाउंस तो आएंगे नहीं। अब बच गया देम और दूसरा बच गया आपका देम सेल्व्स। इन्हीं दोनों में से किसी एक को हमें चूज करना है। तो कैसे चूज करेंगे, आइए इस पैटर्न को भी हम लोग थोड़ा फोकस किया जाए। देखिए है क्या, देखिए कंसर्न वन सेल्फ, कंसर्न वन सेल्फ विद समथिंग। कंसर्न वन सेल्फ विद समथिंग का मतलब ये होता है अपने आप को। इस वन सेल्फ का मतलब कोई भी सेल्फ प्रोनाउन हो सकता है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, कुछ भी हो सकता है आपका। मतलब कंसर्न, एन छूट रहा है यहाँ पे, अपने आप को इन्वॉल्व करना है किस चीज़ में, ये जो चीज़ें उसी में। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, कंसर्न आया हुआ है तो दोनों ऑप्शन में से देम सेल्फ सेल्फ प्रोनाउन यही है। तो कंसर्न क्या बनेगा, देम सेल्व्स, ये बन जाएगा कंसर्न देम सेल्व्स। यानी ये बनेगा आपका कि मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट्स कंसर्न देम सेल्व्स, वो इन्वॉल्व करते हैं किसमें, विद द डिस्टेंट पास्ट, मतलब जो पास्ट है, बहुत पुराने पास्ट की जो बातें होती हैं उन चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया देम सेल्व्स, आगे वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या था, ऑल्दो, यहाँ पे क्या था, themselves, ये हो गया ना, विद द डिस्टेंट पास्ट हो गया। पीपल हैव डग मॉन्यूमेंट एंड कलेक्टेड, आई दिखाता हूँ मैं आपको। मॉन्यूमेंट तो आप लोग जानते होंगे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो। अभी देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ देख लेते हैं। लोगों ने कि ये डग किया है, मतलब क्या किया है, डग किया है, कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा इसको हम देखेंगे अभी, लेकिन पहले आगे देख लेते हैं। एंड कलेक्टेड, और क्या किया, इकट्ठा कर लिया। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स समझते हैं आप लोग, कलाकृतियाँ, मतलब समथिंग दैट इज मेड बाई ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ें, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब जो हज़ारों साल तक के लिए जो चीज़ें थी उनको कलेक्ट करके, पुरानी चीज़ें थी उनको कलेक्ट करके रखा है। अब आपको बताता हूँ, डिग अप, डिग मतलब खोदना होता है। डिग के साथ जब अप प्रेपोजिशन का हम यूज़ करते हैं, ऐसे इसी का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो होता है ना, उसको हम डग के रूप में यूज़ करते हैं, डग अप। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को खोजना या फिर ज़मीन से खोद के किसी चीज़ को निकालना। तो लोगों ने क्या किया, पीपल डग अप मॉन्यूमेंट, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को डग अप किया, खोद के निकाला, एंड कलेक्टेड, और इकट्ठा कर लिया क्या, आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। चलिए ये काम भी क्लियर हो गया, डग अप वाला भी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई इसमें। यहाँ पे क्या था, ऑल्दो, यहाँ पे क्या था, देमसेल्व्स, आगे भी था क्या कुछ, हाँ यहाँ पे था डग अप मॉन्यूमेंट्स एंड कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। फोर्थ में लगाना है सेल्डम, रेगुलरली, कॉमनली एंड ऑफन। आगे दिया है कि दीज पीपल वर नॉट स्कॉलर्स, जनरली, सामान्य रूप से, मतलब कि प्रायः ये जो लोग हुआ करते थे, सेंस जो बना, रेगुलरली मतलब किसी वर्क के रिपीटिशन की बात हो रही है, सिर्फ रिपीटिशन, तो रेगुलरली हो नहीं सकता। सेल्डम आपका नेगेटिव, ये एक एडवर्ब है, जनरली सेंटेंस के शुरुआत में अगर आता है नेगेटिव एडवर्ब तो हम केस ऑफ इन्वर्जन लगाते हैं। केस ऑफ इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को पहले लगते हैं तब सब्जेक्ट। यहाँ पे वैसा हुआ नहीं है तो सेल्डम हो नहीं सकता। कॉमनली मतलब सामान्य रूप से जो चीज़ें कॉमन निकल जाए उसे कहते हैं, तो इसकी बात नहीं हो रही है तो इसे हटाइए, सही ऑप्शन बनेगा ऑफन, जिसे हम कहते हैं प्रायः। मतलब सामान्य रूप से ये जो लोग थे ये विद्वान नहीं थे, ये क्या थे, लुटेरे थे या फिर ग्रेव रॉबर्स थे। जो अच्छा, ये जो लुकिंग लिखा हुआ है ना, हु लुक, यहाँ पे ये लुकिंग आपका पार्टिसिपल है,
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला वर्ब है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आईएनजी फॉर्म। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ब हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह से, तो इसका ये मतलब होता है कि उसका एक सब्जेक्ट रहा होगा हु वाली फैमिली का, और ये आपका जो है डूअर रहा होगा, वही सब्जेक्ट है। तो जो ये होना चाहिए था कि होना ऐसे चाहिए, बट द लूटर्स एंड ग्रेव रॉबर्स हु लुक टू या हु यूज टू लुक टू, कुछ ऐसे करके जो लूटा करते थे, तो उसको ही हमने जो है आईएनजी फॉर्म में लिखा था। ये एडजेक्टिव है, इसको आप वर्ब में समझिए। लुकिंग टू क्या, जो लोग कोशिश किया करते थे बनाने की, क्या मेक मनी, पैसा बनाने की, या पांचवें में आते हैं। अच्छा, चौथे में तो ऑफन हो गया, ये लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ आते हैं, एक बार दोबारा लिख देते हैं ताकि हमारा पैराग्राफ आसान हो जाए। ऑल्दो कंसर्न देमसेल्व्स, यहाँ पे क्या है, डगअप, फिर यहाँ पे क्या निकला, प्राय। ठीक है, ये आगे आपका रॉबर्ट से मेकिंग लुकिंग टू मेक मनी। आगे पांचवा है क्रिएट, बिल्डअप, असेंबल, कंस्ट्रक्ट अप देयर पर्सनल कलेक्शंस, या फिर अपने खुद के कलेक्शंस को बढ़ाएं। इसका सेंस ये है यहाँ पे निकल के जो आ रहा है। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है, असेंबल करना भी इकट्ठा करना होता है, लेकिन असेंबल इज अ ट्रांसिटिव वर्ब और इसके तुरंत बाद हम इसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे अप एक प्रेपोजिशन आ चुका है, इसलिए असेंबल का यूज़ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये असेंबल हट गया। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग वगैरह या किसी ब्रिज वगैरह किसी चीज़ का निर्माण करना, तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो अ ट्रांसिटिव वर्ब, इट मस्ट हैव इट्स ओन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन एज यू कैन सी द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, तो हो तो ये भी नहीं सकता। क्रिएट भी वही एक ट्रांसिटिव वर्ब है, जिस चीज़ को आप क्रिएट करेंगे वो डायरेक्ट इसके बाद आएगा, तो क्रिएट के साथ अब तो आएगा नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब आपको लगाना पड़ेगा बिल्डअप। ये बिल्डअप वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, मतलब भारी मात्रा में उसको जो है इकट्ठा करके रखना, यानी कुल मिला जुला के ये जो इतना बड़ा हमने ये क्लोज टेस्ट देखा, इसका मतलब बड़ा आसान है। एक वर्ड है आर्खेयोस, जो कि ग्रीक का वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब होता है एंशिएंट, इसी वर्ड से बनाया गया आर्कियोलॉजी। अब बात यह कहा गया कि यद्यपि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो लोग लिविंग कल्चर्स की स्टडी करते हैं, जबकि बहुत सारे जो होते हैं वो अपने आप को इन्वॉल्व किसमें रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें होती है उसमें। लोगों ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को जो है कि खोद करके निकाला है, बहुत सारे कलाकृतियाँ जो हज़ारों साल पुरानी कलाकृतियाँ, उनको जो है कि उन्होंने इकट्ठा किया, उनका संग्रह किया है। लेकिन जो ये लोग थे, ज़्यादातर केसेस में ये विद्वान नहीं हुआ करते थे, ये लुटेरे हुआ करते थे, जिनकी कोशिश ये करती होती थी कि हम जो खोद के निकालेंगे उसमें से कुछ बहुमूल्य चीज़ें मिल जाएंगी, तो हम बेचेंगे तो हमारा पैसा बनेगा। या इनका पर्पज होता था कि अपना खुद का जो है कि पर्सनल कलेक्शंस, अपना भंडारा खुद का बनाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। पीके वायरस, एक अच्छा पीके वायरस है, अच्छा लगेगा पढ़ करके। मैं थोड़ा सामने खड़े होकर कहीं पढ़ लेता हूँ, जैसे दिया क्या है सामने दिख रहा है ना वहाँ। ठीक है, दीज काइंड्स ऑफ शार्क्स, तो एक बात तो तय है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हुई है दीज काइंड्स ऑफ से, तो किस काइंड्स ऑफ के शार्क से जानना पड़ेगा, तो ए से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। चलिए ए दिया भी नहीं है इसमें, आगे थोड़ा देख लेते हैं। दे यूज, तो बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दे अगर हमने यूज किया है तो पहले प्रोनाउन लाना पड़ेगा, तो ये जो बी वाला पार्ट है ये गलत है। इट इज़ ट्रू या अदर टाइप्स नहीं हो सकता, ना डी नहीं हो सकता, तो डी दिया है क्या, डी भी दिया है। कुल मिला जुला के सेंटेंस की शुरुआत हमें करनी है सी से। आई चेक करते हैं सी से क्या होगा। इट इज़ ट्रू, ये सही बात है, दैट की मेनी टाइप्स ऑफ शार्क्स, ये एक सत्य बात है कि जो कई तरह के जो शार्क्स होती हैं, मस्ट कीप मूविंग इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, इसका मतलब होता है पर्पस बताना, पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू मतलब जो ये सही बात है, एक फैक्ट है कि जो कई तरह के जो शार्क्स होती हैं उनको हमेशा मूव ही करना पड़ता है, हमेशा तैरते रहना होता है पानी में, इन ऑर्डर टू, ताकि रिसीव लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, ताकि लाइफ को देने वाली जो ऑक्सीजन है वो उसको पा सकें। कहाँ से, फ्रॉम वाटर, उस पानी से, पासिंग विच पासेस थ्रू, जो पास करती है देयर गिल्स यानी गलफड़े, मतलब उनके गलफड़ों से। कुछ ऐसे शार्क्स होते हैं, बात जो हो रही है इस लाइन में उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अगर स्थिर नहीं रह सकते, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें हमेशा मूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए पानी से, वो ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब वो मूव करेंगे। ठीक है, तो सी की बात तो हो गई। अब सी के बाद या तो हमको क्या चाहिए, ए और डी। आई चेक करते हैं, पहले डी कर लेते हैं। अदर टाइप्स ऑफ शार्क आर एबल टू रिमेन स्टेशनरी। अच्छा ठीक है भाई, इसके बाद दे दिया कि दूसरी तरह के जो शार्क्स होते हैं, शार्क इज अ काइंड ऑफ फिश, अ बिग फिश, वो एबल होती हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कि स्थिर रहने के लिए। इसमें बोला गया है कुछ शार्क्स ऐसे होते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए वही करना पड़ेगा।
इसने बोला गया कि चलना ही पड़ेगा, इसने बोला गया कि स्थिर ही रहते हैं वो, बिकॉज क्योंकि दे पजेज, क्योंकि उनके पास होता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स, एक अलग तरह की, एक बहुत ही विशेष तरह की संरचना होती है, कॉल्ड, जिसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स जिसे कहा जाता है, विच फोर्स, जो कि बल लगाता है किसको, वाटर को, कहाँ, बाहर की तरफ लगाता है, थ्रू देयर गिल्स। मतलब कि एक स्पेशल तरह की संरचना होती है जिसके हेल्प से वो मोशन ना भी करें तब भी जो वाटर है वो बाहर की तरफ गलफड़ों से निकल जाता है। मान लेते हैं कि अगर ये डी है, फिर ए लगाते हैं। दीज काइंड्स of sharks are known as obligate ram ventilators because they draw water in through their mouths and force it through their gills। अच्छा देखिए, कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं, फिर भी मानते हैं। They use a method called buccal pumping in which water is pulled through the mouth and forced out through the gills by the cheek muscle। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ये जो मछलियों की बात हुई है, यहाँ पे जो शार्क की बात हुई है ना, ये जो ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर्स होते हैं, इसका मतलब ही होता है, ये नाम ही उस शार्क को दिया गया है जो शार्क हमेशा मूव करती रहती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सी के बाद, देखिए सी के बाद डी तो ओके हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि एक में ये बात किया गया, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें मूव ही करना होता है, जबकि दूसरे में बोल दिया गया कि कुछ स्टेशनरी रहती हैं तब भी वो स्टेबल ही रहती हैं। अभी मुद्दे की जो बात है वो बात ये है कि अगर आप डी के बाद ए लगा देंगे तो इसका ये मतलब बनेगा कि ये वाली जो बात कही गई है वो इस तरह के शार्क की कही गई, लेकिन जो टर्म यूज होता है ना ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर्स, ये उन शार्क्स के लिए यूज़ किया। ऐसा मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं इन शार्क्स के बारे में जान रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि ये वाला पढ़ना, अब मान लेते हैं कि आपको अगर आसान ना होता, अगर आपने ना पढ़ा होता, आपको ना पता होता, तो आपको डी भी सही लगता और ये वाला जो सॉरी बी भी सही लगता और ये चौथा वाला भी सही लगता। लेकिन अब अगर आपको ये बात पता है कि नहीं, ये जिस तरह के शार्क की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली बात ये इसके लिए हो रही है, इसके लिए नहीं हो रही, जाहिर सी बात है कि फिर सी के बाद वो आएगा। यानी कि ये जो सी के बाद डी नहीं आ सकता इस सेंटेंस में, क्योंकि ये वाली जो बात हो रही है इसके बारे में हो रही है। यानी आपको मानना पड़ेगा कि ये जो मछलियाँ हैं, जो शार्क्स हैं आपकी, इन्हें ऑब्लिगेट रैम वेंटिलेटर के नाम जाना जाता है, क्योंकि ड्रॉ वाटर इन, ये वाटर अंदर खींचती हैं थ्रू देयर माउथ, अपने मुंह से अंदर खींचती हैं, एंड फोर्स इट आउट थ्रू देयर गिल्स, और ये खुद ही जो है करती हैं, स्ट्रक्चर वाली है, जबकि ऐसा नहीं करती। यानी कि जब ए आएगा तो फिर बी आएगा। दे यूज अ मेथड, वो एक मैसेज यूज करती हैं जिसे हम कहते हैं बकल पंपिंग, इन विच, जिसमें वाटर इज पुल्ड, जिसमें वाटर को खींचा जाता है, पुल्ड इन अंदर, थ्रू द माउथ, मुंह के द्वारा, एंड फोर्स्ड आउट, अब फोर्स करके बाहर निकाला जाता है, थ्रू द गिल्स बाय द चिक मसल। तो जाहिर सी बात है कि सी ए बी होना चाहिए और डी बाद में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 अच्छा है। यानी थोड़ी जनरल अवेयरनेस आप अच्छा रखेंगे, थोड़ी चीज़ों के बारे में आप जानते रहेंगे तो काम करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, यहाँ देख लेते हैं, क्या ए से शुरू होगा। एन ओल्ड माउस हु वॉज वाइज इनफ टू कीप हिज डिस्टेंस विस्पर्ड। विस्पर्ड मतलब पता है क्या होता है, कानाफूसी करना, मतलब धीरे से फुसफुसा के कुछ बोलना। विस्पर्ड टू अ फ्रेंड, मेनी अ बैग हैव आई सीन इन माई डे बट नेवर वन विद अ कैट्स हेड। ठीक है, आगे देखते हैं बी, शी होप्ड दैट, शी कौन है तो बी तो है भी नहीं वैसे। डी देख लेते हैं, थिंकिंग दैट नहीं आ सकता, डी तो हो ही नहीं सकता। अब एक बार सी देखते हैं, अ कैट ग्रोन फीबल, यहीं से होगा। एक बिल्ली ग्रोन फीबल, जो बुजुर्ग अवस्था में होने पे, मतलब उम्र के साथ जो बुजुर्ग हुई है, कमजोर हो गई। फीबल मतलब टू बिकम वीकर। एंड नो लॉन्गर एवर टू हंट, और अब नहीं थी, मतलब और ज़्यादा सक्षम नहीं थी क्या करने में, शिकार करने में। किसका, माइस, माउस का प्लूरल होता है, चूहों का शिकार करने में अब वो सक्षम नहीं थी। एज वंस सी डिड, इसीलिए उसने एक बार किया, क्या किया, थॉट, सोचा, टू हर सेल्फ हाउ शी माइट, उसने ऐसा सोचा कि यार क्या मैं करूं, एंटिस मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना, क्या मैं करूं कि वो चूहों को अपनी तरफ खींच पाऊं, मतलब एंटिस देम, किसको, देम की बात यहीं पे हुई थी ना, माइस कहीं वर्ड यूज किया गया था प्लूरल फॉर्म में, माइस कहीं है कि हंट माइस प्लूरल है, उन्हीं के लिए देम यूज हुआ है, देम विद इन रीच ऑफ हर पॉ, मतलब एकदम बैठे बैठे सोचती क्या है, ऐसा मैं क्या करूं कि उन चूहों को अपने पंजों के करीब अट्रैक्ट कर सकूं। ठीक है, हो गया। इसी के बाद क्या लगाया जाए, ए एन ओल्ड माउस, नहीं अभी तो बात कैट की हो रही है तो माउस पे पहुंचेंगे ही नहीं हम। इसके बाद देखते हैं क्या है, तो सी के बाद ए है और सी के बाद डी है, तो ए तो आएगा नहीं, डी ही बनेगा अगर बना तो। थिंकिंग डैट, सोचते हुए कि शी माइट पास हर सेल्फ ऑफ फॉर अ बैग और फॉर अ डेड कैट एट लीस्ट, शी सस्पेंडेड हर से, मतलब ये सोचते हुए कि वो एक, मतलब मरी हुई बिल्ली के रूप में जो एक बैग के पास कहीं रखे, इस तरह का शो करे,
शी सस्पेंडेड हर सेल्फ, उसने अपने आप को लटका लिया बाई अ हिंड लेग्स फ्रॉम, मतलब एक खूंटे से अपने आप को लटका लिया। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या करना है भाई। अब क्या आ गया है बी, शी होप्ड, उसको ये उम्मीद थी दैट द माइस वुड नो लॉन्गर बी अफ्रेड टू कम नियर हर, मतलब ऐसा करने के बाद उसको ये पता था कि जो चूहे हैं उसके पास आने में वो डरेंगे नहीं, क्योंकि लटकी हुई थी वो। अच्छी बात है। एन ओल्ड माउस, एक बूढ़ा चूहा, हु वॉज वॉइस एनफ टू कीप हिज डिस्टेंस, जो कि बड़ा ही समझदार था, अपने आप कितनी, मतलब जहाँ जिस जगह की बात हो रही है बाइक के पास, उसके पास से काफ़ी दूर था, उसने अपना दिमाग लगाया, बड़ा समझदार था, दूर था। विस्पर्ड टू ए फ्रेंड, अपने एक दोस्त से धीरे से बोला, यार मेनी ए बैग हैव आई सीन इन माई डे, मतलब अपने दिनों में मैंने बहुत सारे बैग देखे हैं, बट नेवर वन विद द कैट्स हेड, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा बैग नहीं देखा जिसमें बिल्ली का सिर हो। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। सही जो ऑप्शन बनेगा इसका, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी डी बी ए। तो ये रहा आपका पी क्यू आर एस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें इसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके ओके ओके, वंस मोर वन मोर इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं। कल की जो क्लास होगी हमारी, यानी कि संडे वाली जो लाइव क्लास होगी, ये क्लास हमारी अब हो गई है शाम को 7:30 बजे से। यानी कि जो क्लास रात को 9:15 बजे चला करती थी, वो क्लास चलेगी अब शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में। मतलब हमारी क्लास 45 मिनट से 1 घंटे के बीच की होती है। तो याद रखिएगा कि अब आपको क्लास करना है 7:30 बजे से, क्लास करनी है 9:15 बजे से नहीं। चला जाए फिर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।